औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड 2025 एंड 2026 के अंदर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स, ये आपकी न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन। एंड इससे पहले भी आप लोग मेरे लेक्चर देख चुके होंगे केमिस्ट्री के ऊपर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं एंड आप लोग बहुत अच्छी सपोर्ट दिखा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एंड जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, नीचे व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, नंबर गिवन है, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत ही अफोर्डेबल फीस है एंड डेली क्लासेस होती है अल्हम्दुलिल्लाह, वीकली क्विज़ेस भी होते हैं एंड यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। तो आज के दिन हम लोगों ने देखना है यूनिट नंबर 2 जो कि है मैटर। तो इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कम्प्लीटली। जितना भी चैप्टर है वो हम लोग कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज के दिन हम लोग इसी एक्सरसाइज देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी 10 ही है, लॉन्ग क्वेश्चंस वो भी 3 ही हैं एंड जो थिंक टैंक है वो भी 3 हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आज के दिन हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है व्हाट हैपन्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को क्या होता है जब मेल्टिंग हो रही होती है। तो देखो, जब मेल्टिंग होती है यानी कि कोई चीज़ पिघलती है तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? एक सॉलिड है, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, हम लोग उसको हीटअप करते हैं तभी वो मेल्ट होगा। और ये एनर्जी जो है वो हमारे पास यूज़ होगी क्योंकि वो सॉलिड है और उसके दरमियान पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेज है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ के बैठे हुए हैं। अब ये जो हम लोगों ने हीट उसको प्रोवाइड की, ये उस बॉन्ड्स को तोड़ेगी। इसका मतलब है अंदर की हलचल ज़्यादा हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इट इंक्रीजेस। सेकेंडली, सेकेंड एमसीक्यू है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू अ गैस। कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सॉलिड बजाय के पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो, इससे अच्छा है कि वो डायरेक्ट गैस में ही तब्दील हो जाता है। ऐसा कौन सा आखिर प्रोसेस है? तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते होते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू गैस बजाय के पहले वो लिक्विड बने। थर्ड एमसीक्यू है बॉइलिंग ऑकर्स एट। बॉइलिंग किसके ऊपर होती है, यानी कि कोई चीज़ उबलती कब है? कोई चीज़ तब उबलती है एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। जो फिक्स टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, पानी है वो 100 डिग्री के ऊपर उबलना शुरू होता है। इस तरह से हर सब्सटेंस का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर, अब पानी है तो पहले पानी है यानी कि लिक्विड में है, उसके बाद वो वाटर वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है। फोर्थ एमसीक्यू है ड्यूरिंग कंडेंसेशन द पार्टिकल्स इन अ गैस। कंडेंसेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पर एक गैस चेंज होती है लिक्विड के अंदर, यानी कि एक गैस थी और अब फिर वो लिक्विड के अंदर तब्दील होगी। इस तरह कैसे होता है? समझो कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आप लोगों ने नीचे से आग लगाई हुई है और उसके अंदर पानी है, ठीक है, और ऊपर से आप लोगों ने इसको बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब ये पानी उड़ के भाप बनेगा, भाप ऊपर जाके लगेगी, दोबारा से वो भाप पानी में तब्दील हो जाएगी। तो इसको कहते होते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के अंदर कहता है कि द पार्टिकल्स इन अ गैस को क्या होता है, वो एनर्जी को लूज़ करते हैं और बहुत स्लोली मूव करते हैं कंडेंसेशन के अंदर। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि भाप बने होते हैं, एनर्जी बड़ी कम होती है, बड़ी आराम आराम से फिर वो जो है वापस पानी के अंदर तब्दील हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू, कहता है विच लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा लॉ हमारे पास कहता है कि जो किसी भी वॉल्यूम है किसी भी गैस का, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के किसी भी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो चार्ल्स लॉ ये कहता होता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट अगर प्रेशर होगा यानी कि एक ही प्रेशर है तो जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जबकि हमारे पास टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एंड तब डिक्रीज होगा हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम किसी भी गैस का, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो बहुत आसान वर्ड्स के अंदर ये चार्ल्स लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। कहता है चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर अभी कांस्टेंट है, प्रेशर हम लोग नहीं ला रहे, जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ेगा। अगर प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सी लिख रहा हूँ, कांस्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा
जब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा लेकिन प्रेशर दोनों सूरत हाल में कांस्टेंट होना चाहिए, उसको नहीं हिलाना है। सिक्स्थ एमसीक्यू है, एवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग बिकॉज। एवेपोरेशन किस तरह से हमारे पास डिफरेंट है बॉइलिंग से? देखो, एवेपोरेशन तब होती है, एवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब एक सरफेस ऑफ अ लिक्विड हो, ठीक है, सरफेस ऑफ अ लिक्विड के ऊपर हमारे पास ये होती है, और ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है। लेकिन बॉइलिंग कब होती है? वो पूरे लिक्विड के अंदर होती है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होती है। तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता गैस में तब्दील होता जाता है, वेपर्स में तब्दील हो जाता है। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग हम लोग कहते हैं रैपिड चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड के अंदर हमारे पास ये काम हो रहा होता है। एवेपोरेशन सतह के ऊपर होती है, यानी कि ये लिक्विड है, लिक्विड से भरा हुआ कोई भी जार है समझो, तो इसकी सतह पर, इसकी सरफेस से हमारे पास जो पार्टिकल्स उड़ के ऊपर जाएंगे वो एवेपोरेशन है। लेकिन बॉइलिंग पूरे लिक्विड की होती है, पूरा लिक्विड बॉयल हो रहा होता है। दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहता है जो एवेपोरेशन है वो डिफरेंट है बॉइलिंग से, क्योंकि एवेपोरेशन अकर्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है एवेपोरेशन। घर में कोई गर्मी है थोड़ी बहुत भी, तो पानी उड़ना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर बाद देखो तो पानी कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी भी हीट है बाहर कहीं पर तो पानी उड़ना शुरू हो जाता है, उसके लिए कोई बॉइलिंग नहीं चाहिए। तो एवेपोरेशन कब होती है? जब हमारे पास सरफेस ऑफ अ लिक्विड हो और किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो, यानी कि गर्मियों के अंदर कोई चीज़ बाहर रखो या कोई भी, तो वो उड़ जाती है। देन सेवंथ है, कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के जरिए अगर हम लोग देखें तो जो प्रेशर है गैस का वो बढ़ता है कब? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो प्रेशर है गैस का वो तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो प्रेशर कब बढ़ेगा? जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे पास प्रेशर भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों है? यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस पार्टिकल्स तेज़ी से भागना शुरू कर देते हैं, तेज़ी से भागते हैं और दीवार कंटेनर्स के अंदर गैस होती है उसके कंटेनर्स की दीवारों को टकराते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, हलचल मचना शुरू हो जाती है। एट्थ एमसीक्यू है, विच फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन हम लोग कहते होते हैं जो पार्टिकल्स हमारे पास स्प्रेड होते हैं हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन का मैं समझाता हूँ। कहता है कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को बढ़ावा देती हैं। सबसे पहली उसमें चीज़ होती है मॉलिक्यूलर मास एंड देन है टेम्परेचर। तो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन होगा। डिफ्यूजन हमारे पास बहुत तेज़ी से हो रही होती है हाइयर टेम्परेचर्स के ऊपर, एंड स्लो हुई भी होती है डिफ्यूजन हमारे पास हैवी मॉलिक्यूल्स के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हमारे पास होगा एंड टेम्परेचर होगा तो वो डिफ्यूजन को दोनों चीज़ें अफेक्ट करेंगी, क्योंकि जितना मास होगा वो भी अफेक्ट करेगा, जितना टेम्परेचर होगा वो भी अफेक्ट करेगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगी, और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास डिफ्यूजन तेज़ी से होगी और स्लोअर होगी। और स्लोअर कब होगी? जब हमारे पास मॉलिक्यूल हैवी होंगे। अगर हैवी हैं तो ऑब्वियसली फिर स्लो हमारे पास चलेगा प्रोसेस। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लाइटर हैं फिर डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। तो डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पार्टिकल स्प्रेड होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। नाइन्थ एमसीक्यू है, कहता है सॉलिड एयर फ्रेशनर्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ। जो हमारे पास एयर फ्रेशनर्स होते हैं वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं? वो सब्लिमेशन को यूज़ करते हैं। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स जो हैं डायरेक्टली क्या करते हैं, गैस के अंदर तब्दील हो जाते हैं बजाय कि वो लिक्विड बने। तो इसको हम लोग कहते होते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। डिफ्यूजन हमारे पास बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी होती है किसी भी मेडिसिन की? इसकी वजह ये होती है ताकि मेडिसिन हमारे पास हमारे बॉडी के हर पार्ट के अंदर पहुंच जाए, और डिफ्यूजन हमारे पास मदद करती है मेडिसिन को ताकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल सके और हर सेल को ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये थे हमारे पास 10 MCQs जो कि हम लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हम लोगों ने देखना है दैट्स ऑल अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस नाउ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर। देखो, जब आइस चेंज होती है वाटर के अंदर यानी कि मेल्ट हो रही होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इवन हमारे पास हीट ऐड हो रही होती है उसके अंदर, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस तरह क्यों है?
क्योंकि जितनी भी हीट एनर्जी है वो हमारे पास यूज़ हो रही होती है बॉन्ड्स को तोड़ने में, आइस के पार्टिकल्स के, वो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं इसलिए बर्फ़ बनी हुई होती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने में वो हमारे पास एनर्जी यूज़ नहीं हो रही होती जब तक बॉन्ड नहीं टूट जाए सारे। तो ये हमारे पास प्रोसेस चलता रहता है जब तक सारे आइस जो है वो पानी के अंदर तब्दील हो जाएगी। अब जब ये सब काम हो जाएगा, अब हमारे पास अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो फिर हमारे पास वो बढ़ना शुरू होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, इससे पहले नहीं बढ़ेगा। इसलिए इससे पहले क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट इज द नेम गिवन टू द फेज चेंज व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली टू अ गैस। हम लोग क्या नाम देते हैं उस फेज को जिसका सॉलिड बजाय कि लिक्विड में तब्दील हो, नहीं डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, तो इसको कहते होते हैं सब्लिमेशन। ये हमारे पास एयर फ्रेशनर्स के अंदर होता है ये वाला काम, जो कि हमारे पास हवा के अंदर सेंट को रिलीज करते हैं, मेल्ट नहीं होते। इंस्टेड वो क्या करते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करते हैं एयर फ्रेशनर्स, एंड वो गैस में जो है अपनी सेंट को बाहर निकालते हैं, लिक्विड की फॉर्म में नहीं निकालते। देन कहता है एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के दरमियान डिफरेंस बताओ। देखो एवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है जो कि सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर होता है, हम लोग देख चुके हैं, यानी कि ऊपर से जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास उड़ते हैं, एंड ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है एवेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग एक बहुत फास्टर प्रोसेस है और पूरे लिक्विड के अंदर होता है। अभी देखिए बॉइलिंग तो पूरा लिक्विड जो है हलचल में होता है, एंड ये सिर्फ स्पेसिफिक टेम्परेचर्स के ऊपर होता है जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का जिस तरह 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग जब होती है उसमें बबल्स क्रिएट होती हैं, एवेपोरेशन के अंदर कोई बबल्स क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट, इंटरप्रेट अ हीटिंग कर्व फॉर वाटर आइडेंटिफाइंग की फेज चेंजिंग। तो देखो हीटिंग कर्व पानी के लिए शो करता है कि हमारे पास किस तरह से टेम्परेचर चेंज होता है जिस तरह हम लोग उसके अंदर हीट ऐड करते रहते हैं, यानी कि टेम्परेचर कैसे चेंज होगा जितनी जितनी हम उसके अंदर हीट ऐड करते रहेंगे। इसके अंदर कुछ जगहों पे फ्लैट हमारे पास होता है, कुछ चेंजेस नहीं आ रही होती, और कुछ जगह पे हमारे पास बढ़ रहा होता है काम। तो जो फ्लैट लाइंस हैं वो फेस को शो करती हैं, जो फ्लैट लाइंस शो फेस चेंजेस। जिस तरह से आइस अगर मेल्ट हो रही हो पानी के अंदर तो उसके अंदर हमारे पास बॉन्ड्स टूट रहे होंगे, ना कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। एंड वाटर बॉइलिंग टू स्टीम, एंड जो हमारे पास पानी है वाटर बॉइलिंग टू स्टीम, यानी कि अभी वो हमारे पास उबल रहा है, एंड उबलने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग दिस फ्लैट पार्ट्स टेम्परेचर स्टेज द सेम व्हाइल द स्टेट चेंजेस। ये जो दो चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने देखी है, हमारे पास आइस थी और वो हमारे पास किस में तब्दील हो रही है, वाटर में। इसके दरमियान हमारे पास जो ग्राफ में है वो फ्लैट लाइन शो होगी, आप लोग बुक पे भी देखें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं। जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसी तरह से हमारे पास जब बॉइलिंग हो रही होती है उसकी वजह से स्टीम में वो कन्वर्ट हो रहा था, उसके अंदर भी हमारे पास टेम्परेचर नहीं बढ़ता, हमारे पास कहते हैं स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि आइस से वाटर में तब्दील हो रहा है, तो एक सॉलिड एक लिक्विड में तब्दील हो रहा है। इस तरह से अब अगर हमारे पास बॉइलिंग में था तो लिक्विड से वो गैस बन रहा है स्टीम में, तो उसमें भी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। लेकिन जो राइजिंग पार्ट है ग्राफ के अंदर, यानी कि जिसमें ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो क्या शो करता है, द राइजिंग पार्ट शोज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग इन वन स्टेट। यानी कि अगर सॉलिड है तो उसके अंदर ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड है तो उसके अंदर ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस है तो उसके अंदर ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टेट का चेंज इसमें नहीं हो रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन राइट नाउ कहता है एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सील्ड कंटेनर। कहता है इफेक्ट का हमें बताओ कि टेम्परेचर जब बढ़ता है किसी भी, हमारे पास टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा गैस के प्रेशर के ऊपर। अगर एक वो कंटेनर के अंदर है गैस इस टाइम पे, तो जब भी हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है एक कंटेनर के अंदर जो कि सील्ड है हर तरफ से और उसके अंदर सारी गैस है, तो पार्टिकल्स तेज़ी से भागना शुरू हो जाते हैं गैस के, वो कंटेनर की वॉल्स को टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो तेज़ी से टकराते हैं, ज़्यादा फोर्स के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि गैस तो बाहर निकल नहीं सकती, तो एनर्जी जो है वो अंदर ही रहती है, क्योंकि कंटेनर अब गैस बाहर से नहीं भाग सकती ना। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ डज इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। बात यहाँ पर यह है, कहता है कि अब हम लोग बढ़ा रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर, तो उसकी वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो जब भी हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, बाहर का प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारे पास मुश्किल हो जाती है लिक्विड के पार्टिकल्स के लिए कि वो हमारे पास हवा के अंदर एस्केप कर पाएँ। जब भी बाहर का प्रेशर बढ़ेगा
मुश्किल हो जाएगी लिक्विड के पार्टिकल्स के लिए कि वो हवा के अंदर निकल पाएँ। ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है, दिस मीन्स लिक्विड नीड मोर हीट टू बॉयल। अब वो बाहर नहीं निकल सकते, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, उस प्रेशर पे जाने के लिए इनको हीट ज़्यादा चाहिए होगी, तो इनको और हीट चाहिए ताकि वो बॉयल हो। तो जब ये फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर समझो पहले 100 डिग्री पर उबल रहा था, बाहर का हमने बढ़ा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब 110 डिग्री पे तकरीबन जाके बॉयल होना शुरू होगा। इसी वजह से हमारे पास कहता है कि जो पानी है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर का टेम्परेचर, उसके अंदर का प्रेशर और है, बाहर का प्रेशर और है। हम उसको पूरा पैक कर देते हैं ताकि बाहर का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें उसकी मुनासबत से। ऊपर से बंद इसलिए होता है ताकि बाहर का टेम्परेचर, बाहर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाए, और फिर हमारे पास उसको हम लोग ज़्यादा हीट देते हैं ताकि वो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो अच्छे से बढ़े। जब जितना ज़्यादा हम लोग हीट देंगे उसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होगा। दिस इज़ वाई वाटर बॉयल्स एट हाइयर टेम्परेचर इन अ प्रेशर कुकर। किसी प्रेशर कुकर के अंदर जो हमारे पास पानी है वो हाइयर टेम्परेचर के ऊपर उबल रहा होता है, इसी वजह से उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। सेवंथ, डिस्क्राइब हाउ मॉलिक्यूलर मास इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के साइज़ के ऊपर। अगर मॉलिक्यूल्स लाइटर हैं तो इसका मतलब है कि उनका लोअर मॉलिक्यूलर मास है और वो तेज़ी से भाग सकते हैं और जल्दी से फैल सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। अगर मॉलिक्यूल हैवी है, मोटे हैं, तो फिर वो स्लोली मूव करेंगे ऑब्वियसली, और डिफ्यूज़ भी मोर स्लोली होंगे, बड़े आराम से डिफ्यूज़ होंगे। अब हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। कितना ही एटॉमिक मास इसका 1 है और ऑक्सीजन का कितना 16 है, तो हाइड्रोजन गैस जल्दी से डिफ्यूज हो पाएगी ना। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। 8th वन, गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सब्लिमेशन के बारे में एक एग्जांपल दो और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ। सब्लिमेशन की जो एग्जांपल है वो ड्राई आइस, जो कि हमारे पास सॉलिड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे क्या होती है, गैस होती है, लेकिन ये सॉलिड में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या करता है, इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। सॉलिड क्या है कि डायरेक्टली गैस में तब्दील हो रहा है बजाय कि वो पहले लिक्विड में तब्दील हो। इट इज़ यूज टू कीप थिंग्स कोल्ड ड्यूरिंग शिपिंग एंड टू क्रिएट फॉग। ये हमारे पास चीज़ों को ठंडा रखने के लिए यूज़ होती है एंड फॉग को क्रिएट करने के लिए, यानी कि धुएं को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। फॉग इफेक्ट्स इन थिएटर्स, यानी कि थिएटर्स वगैरह मूवी वगैरह देख रहे हैं वहाँ पर। सब्लिमेशन हमारे पास एयर फ्रेशनर्स के अंदर भी यूज़ होती है ताकि हमारे पास टू स्प्रेड स्मेल स्लोली ओवर टाइम। तो हमारे पास क्या होता है, बड़े आराम आराम से हमारे पास स्मेल जो है वो फैलती है एयर फ्रेशनर की। ये नहीं है कि यहाँ पर किया तो एकदम जो आगे पीछे जो है ना हमारे पास शुरू हो जाएगी खुशबू आनी, बल्कि बड़े आराम से फैलेगी। why is the diffusion of gases faster at higher temperatures? तेजी से क्यों गैसेस फैलती हैं? डिफ्यूजन फैलना जब टेम्परेचर बड़ा होता है। जब टेम्परेचर बड़ा होगा तो गैस के पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी और वो तेज़ी से भाग सकती हैं, ज़्यादा मूव फास्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बढ़ेगी और वो तेज़ी से आगे पीछे भाग के स्प्रेड हो पाएंगी और जल्दी से मिक्स हो पाएंगी। तो डिफ्यूजन रेट फास्टर होता है जब टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, हाई होगा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एवोगैड्रो लॉ रिलेट टू द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं तो जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ेगा। व्हेन द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल मोल्स इंक्रीजेस। कहता है अगर हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या है, कांस्टेंट है, सी लिख रहा हूँ, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब हमारे पास मोल्स भी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गैस खुद भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर गैस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो हमारे पास क्या होगा, मोर गैस पार्टिकल्स टेक अप मोर स्पेस एंड फ्यूअर पार्टिकल्स टेक अप लेस स्पेस। अगर पार्टिकल्स गैस के ज़्यादा हैं तो इसका मतलब वो ज़्यादा जगह लेंगे, अगर कम है पार्टिकल्स तो वो कम जगह लेंगे। इतनी सी बात है इसमें। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन डिस्क्राइब इन डिटेल द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड हाउ इट एक्सप्लेन्स द फेज चेंजेस ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। ये सारे प्रोसेसेस के बारे में बताओ, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के बारे में बताओ। जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि जितने भी मैटर हैं वो सब के सब छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जो हर टाइम पे मूव करते रहते हैं। टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जो हर टाइम मूव कर रहे हैं। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं,
क्योंकि वो सॉलिड है, बड़े एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं पार्टिकल, और सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं और वो बड़े आराम से मूव कर सकते हैं, और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर होते हैं और बहुत ही तेज़ी से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो जब मेल्टिंग होती है तो हमारे पास क्या होता है कि हीट ऐड होती है सॉलिड के अंदर। मेल्टिंग में यही होता है ना कि हीट सॉलिड को देंगे तभी वो मेल्ट होगा। अब जो पार्टिकल्स हैं वो एक हीट को गेन करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, तेज़ी से भागना शुरू कर देते हैं एंड अपनी जगह से वो भागना शुरू कर देते हैं। अपनी जहाँ पर पहले थे, क्योंकि सॉलिड से पहले एक जगह पे थे, अब आगे पीछे भाग रहे हैं। अब जो जो सॉलिड है वो फिर लिक्विड में तब्दील हो जाता है ऑब्वियसली। अब फ्रीजिंग के अंदर अगर हम लोग देखें तो लिक्विड क्या करता है, वो हीट को लॉस करता है, तो उसके पार्टिकल्स जो स्लो हो जाते हैं और वो एक जगह पे खड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्रीजिंग यानी कि जम रहा है, तो वो सॉलिड बन जाते हैं। बॉइलिंग के अंदर अगर हम लोग देखें, बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, बॉइलिंग के अंदर लिक्विड को और हीट दी जाती है और उसके पार्टिकल्स के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि हवा के अंदर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्टीम बनना शुरू कर देते हैं ऑब्वियसली बॉइलिंग में। कंडेंसेशन में अगर हम लोग देखें तो एक गैस कूल्स हो जाती है, गैस ठंडा होती है, क्योंकि पहले ही वो हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है कि सारा जो लिक्विड है नीचे से हीट दी हुई है, ऊपर जाके टकरा रहा है, स्टीम उसकी दोबारा जो है नीचे जाके दोबारा लिक्विड में तब्दील हो रही है। तो गैस ठंडी होगी और उसके पार्टिकल्स एनर्जी को लूज करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे और लिक्विड के अंदर फॉर्म हो जाएंगे। जल्दी सी बात है। सेकंड हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है, कहता है इंटरप्रेट अ कूलिंग कर्व आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लैट रीजन्स ऑन द कर्व। तो सबसे पहले कूलिंग कर्व के बारे में बताओ, आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लैट रीजन्स ऑन द कर्व। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन चलो इसे एक दफ़ा दोबारा बताते हैं। देखो कूलिंग कर्व क्या शो करता है, कूलिंग कर्व शो करता है कि हमारे पास टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो अपना क्या कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है। जब भी कोई पार्टिकल एनर्जी को लूज करेगा तो वो क्या होगा, ठंडा होगा, कूल होगा। अगर वो बढ़ाएगा अपनी सब्सटेंस की हीट बढ़ाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो एनर्जी को गेन करेगा। तो ग्राफ के अंदर स्लोप्स हैं और फ्लैट रीजन है, यानी कई जगहों पे यूं बढ़ रहा है, कहीं पर एक ही तरह से है। तो स्लोपिंग पार्ट क्या शो करता है, ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है एक सिंगल स्टेट के अंदर स्लोप्स में, यानी कि हमारे पास यह बढ़ रहा होगा, ये अगर स्लोप है यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है तो वो स्लोप है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड के अंदर। जहाँ पर फ्लैट है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर फेज में चेंजेस आ रही हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। किस तरह से, समझो कि एक गैस हमारे पास लिक्विड के अंदर तब्दील हो रही है, एक गैस अगर लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है तो वो कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस होता है, या अगर एक लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है यानी कि फ्रीजिंग में जा रहा है, तो टेम्परेचर इन दोनों में सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि वो बॉन्ड्स एक दूसरे को तोड़ने में या जोड़ने में लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी हमारे पास गैस तब्दील होगी, लिक्विड में जा रही है, सिंपल लिखता हूँ, गैस इनटू लिक्विड जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, कॉन्डेंसेशन हो रही है। या फिर अगर एक लिक्विड एक सॉलिड में तब्दील हो रहा है तो उसमें फ्रीजिंग हो रही है, तो टेम्परेचर इन दोनों प्रोसेसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। हीट बढ़ेगी लेकिन वो पार्टिकल्स की बढ़ेगी, उसकी बॉन्ड्स की बढ़ेगी, सॉरी। तो बॉन्ड्स की हीट बढ़ेगी जिसकी वजह से वो बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो सारी एनर्जी हमारे पास कहाँ पर यूज़ हो रही है, स्टेट को चेंज करने में, यानी कि गैस से लिक्विड में जा भाई, तो लिक्विड से सॉलिड में जा, ना कि टेम्परेचर को लोअर करने में। टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है इसकी वजह से, ये बढ़ नहीं रहा। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन हाउ डिफ्यूजन वर्क्स इन गैसेस एंड डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर मास एंड टेम्परेचर। कहता है डिफ्यूजन किस तरह से काम करती है गैसेस के अंदर, और बताओ कि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर मास क्या और टेम्परेचर क्या। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन हमारे पास गैसेस के अंदर होती है जब पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, कब तक, अनटिल, यानी कि फैलते हैं, ठीक है, अनटिल दे आर स्प्रेड आउट इवनली, जब तक वो सारा फैल ना जाए। गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं हर डायरेक्शन के अंदर टाइम के साथ साथ, और वो दूसरे गैसेस के साथ मिक्स भी होते रहते हैं। दो मेन चीज़ें हैं जो डिफ्यूजन को बहुत अफेक्ट करती हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर मास है और टेम्परेचर है। अगर मॉलिक्यूल्स हल्की हैं, लाइटर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि उसका स्मॉलर मॉलिक्यूलर मास है, तो वो तेज़ी से भागेंगे क्योंकि लाइटर है, तो जल्दी से डिफ्यूज़ होंगे। अगर मॉलिक्यूल हैवियर हैं तो वो स्लोली मूव करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास पार्टिकल तेज़ी से मूव करेंगे, तो डिफ्यूजन तेज़ी से होगी और हायर टेम्परेचर्स पर होगी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, लेट्स गो अहेड।
लेट्स डिस्कस थिंक टैंक नाउ। 3 क्वेश्चन है थिंक टैंक के अंदर। कहता है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड हाउ इट अफेक्ट्स कुकिंग टाइम्स। यानी कि अगर तुम बुलंदियों पे जा रहे हो तो उसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट है, पानी के ऊपर वो किस तरह से कुकिंग टाइम को अफेक्ट करेगा। प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड एक्सटर्नल प्रेशर। देखो जब हम लोग एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं, यानी कि ऊपर जा रहे हैं, माउंटेन्स के ऊपर जा रहे हैं, तो जो एयर का प्रेशर है वो कम होता है। एयर का प्रेशर वहाँ पर कम होता है, यानी कि हमारे ऊपर जो एयर होती है वो कम रहती जाती है। हम दूर ऊपर जा रहे हैं तो ज़मीन खत्म हो रही है ना, हमारे ऊपर एयर कम है। ज़मीन पे खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा एयर हमारे ऊपर है। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अगर जरिए हम लोग देखें तो बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग तब होती है जब पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर एनफ एनर्जी आ जाए कि वो हमारे पास हवा में उड़ना शुरू हो जाए, तब बॉइलिंग होगी। यानी कि लिक्विड में अभी इतनी एनर्जी है कि अब उड़ के हवा में चले जाए। लेकिन अगर प्रेशर लो है तो इसका मतलब है उनको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो पानी हमारे पास कम टेम्परेचर के ऊपर भी बॉयल होना शुरू हो जाता है वहाँ पर। क्योंकि वाटर का जो क्योंकि वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो हमारे पास जो पानी है वो इतना गर्म नहीं होता। इवन वो बॉयल हो रहा होता है लेकिन इतना गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास खाना बहुत ही स्लो पकता है। बेशक हमारे पास वो बॉयल हो रहा हो, जो मर्जी हमें दिख रहा हो, लेकिन हमारे पास वो खाली उबल रहा है, हमारे पास वो पानी उबल रहा है, लेकिन खाना स्लोली ही कुक होगा क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा ना। तो हमारे पास कुकिंग, अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ जाएँ पहाड़ों वगैरह पर, तो ज़्यादा टाइम लेगी। बजाय कि अगर हम लोग वहाँ प्रेशर कुकर वगैरह यूज़ करें तो वो हमारे प्रेशर को बढ़ाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएंगे, वो हमारी वहाँ पर मदद कर सकते हैं। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफ्यूजन रेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि दवाइयों के अंदर हमारे पास किस तरह से डिफ्यूजन रेट हमारे मदद करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। मेडिसिन के अंदर हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास कितनी तेज़ी से दवाइयाँ जो है हमारी बॉडी के अंदर फैल रही हैं, इसको हम लोग डिफ्यूजन का रेट भी कहते हैं। तो दवाइयों को चाहिए होता है कि वो हमारे पास सही जगहों पर पहुँचें, बॉडी के अंदर तेज़ी से पहुँचें और अच्छे से काम करें। अगर डिफ्यूजन कम है तो मेडिसिन इतनी इफेक्टली काम नहीं करती। अगर बहुत तेज़ी है, बहुत तेज़ डिफ्यूजन हो रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ड्रग जो डिज़ाइन करते हैं वो उस नॉलेज को यूज़ करते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज़ और बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से मेडिसिन या मूव करना है बॉडी के अंदर। तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ड्रग्स को बनाने में बहुत मदद करता है, बहुत सेफ प्रोसेस है, तेज़ी से काम होता है, फास्ट एक्टिंग, बहुत इफेक्टिव होता है ये। यानी कि जो इनहेलर्स होते हैं अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, जिनको सांस का मसला होता है, जिस तरह से उसकी बहुत क्विक डिफ्यूजन होती है, क्योंकि वो हमारे पास एकदम हमारे पास सांस लेना ठीक कर देता है। जिनको अस्थमा होता है वो यूज़ इसलिए करते हैं इनहेलर्स, ताकि वो तेज़ी से काम करता होता है इनहेलर। एकदम उसकी डिफ्यूजन रेट तेज़ है तो वो अच्छे से काम करेगा, आपका सांस खोल देगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Last question is evaluate the environmental and practical implications of using sublimation in various industries such as air fresheners and 3D printers, considering both benefits and potential drawbacks. Because sublimation हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। सब्लिमेशन एयर फ्रेशनर्स में यूज़ होता है ताकि हमारे पास सेंट रिलीज़ हो बड़े आराम से, हीट को यूज़ किए बगैर। 3D प्रिंटिंग के अंदर यूज़ होता है सब्लिमेशन, जिसकी वजह से हम लोग इमेजेस ट्रांसफ़र करते हैं और उसका सॉलिड मॉडल बनाते हैं बड़ी डिटेलिंग के साथ। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी कि एनर्जी हमारे पास सेव होती है, प्रोसेसेस बड़े क्लीन होते हैं लेकिन स्लो होते हैं, सब्लिमेशन ऑब्वियसली स्लो है, और बड़ी कंट्रोल्ड रिलीज निकलती है। यानी कि ये नहीं कि एकदम से काम निकल गया, बड़े आराम से। सब्लिमेशन में यही होता है, एयर फ्रेशनर में जिस तरह से हम लोगों ने देखा। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। Some sublimation chemicals can harm the environment if not used carefully. कुछ ऐसे sublimation के chemicals होते हैं जो कि हम environment को ख़राब भी करते हैं। 3D प्रिंटिंग के अंदर जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो बहुत महंगे हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि दोबारा से हमारे पास वो यूज़ नहीं हो सकते, और हमारे पास नेचर जो है उसको दोबारा से तोड़ नहीं सकती, यानी कि नुकसानदेह हैं। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस जो कि आज हम लोगों ने देखे। थिंक टैंक, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज, ये सब कुछ हमने इसकी पूरी एक्सरसाइज देख ली। इससे पहले चैप्टर हम लोग जो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें चैप्टर के बारे में समझ चुके हैं। एंड अगर आप लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, जिसके ऊपर रोज़ाना बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं बहुत अफोर्डेबल फ़ीस के अंदर।
तो ये हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है और इसके पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की बात भी करा सकते हैं। ठीक है, और ये इंटरनेशनल नंबर मैं लिख रहा हूँ, +92 से स्टार्ट होता है। एंड वीडियो से पहले आप लोगों को एक छोटा सा पोस्टर दिखा होगा, वहाँ से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें, सही है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।